नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए है और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मैं आपको समझाऊंगा। आप थोड़ा इसको ध्यान दें। देखो बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा परावैद्युतिकी एवं परावैद्युतांक माध्यम। तो ये परावैद्युतिकी और परावैद्युतांक माध्यम क्या होते हैं और किस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स और माध्यम के रूप में बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आप इसको समझने के लिए अब जो आप लोगों ने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कूलाम का नियम, जिसको अपन वेल नोन जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में अगर कूलाम के नियम की बात करें तो F = K(Q1Q2)/r² के द्वारा वो बताया जाता है। इस कूलाम के नियम में ये जो आवेश के बीच में जो भी बल लग रहा है, इस बल के बारे में आपने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि ये बल जो है माध्यम से भी इफेक्ट हो सकता है, उसका असर पड़ सकता है। उस माध्यम को समझने के लिए यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत व्यवहार के आधार पर जो माध्यम है वो माध्यम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी में? एक तो चालक, एक अर्धचालक और तीसरा कुचालक। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनको कंडक्टर कहते हैं अपन, जो विद्युत धारा का सुगमता से चालन कर सकते हैं। जैसे लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसमें करंट का फ्लो आराम से हो जाता है। इस तरह के पदार्थ को या इस तरह के मीडियम को अपन चालक के रूप में जानते हैं। और अगर इसकी चालकता के बारे में बात करें तो इसकी चालकता का जो मान है छात्रों, 10⁸ मोह पर मीटर के रूप में अपन बताया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। दूसरे वो पदार्थ होते हैं जो कि आधे चालक और आधे कुचालक, मतलब सामान्य टेम्परेचर पे वो कुचालक की तरह, लेकिन एक परम शून्य ताप से अपन वो एक चालक की तरह भी काम कर सकते हैं। कुछ हीट मिल जाती है तो उनको, और इनका जो चालकता का मान है 10⁻⁻1 से लेके 10⁻² मोह प्रति ओम के द्वारा अपन कह सकते हैं। और चालक में जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, इस तरह के पदार्थ आते हैं। तीसरे पदार्थ आते हैं कुचालक, जो कि धारा का बिल्कुल चालन नहीं करते हैं। और इनके कुचालक इस प्रकार के पदार्थ होते हैं कि इनकी जो चालकता का मान है वो बहुत ही कम, 10⁻⁻16 10⁻⁻16 कितना कम होता है अपन जानते हैं, मोह पर मीटर के रूप से। और ये जो कुचालक है, अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर डिफाइन किया जाए छात्रों, तो इनका जो बैंड गैप है वो आता है करीब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कुचालक जो है, कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो सकता है। मतलब कोई भी कुचालक है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, धन और प्लस धनायन भी हैं। लेकिन अगर वो धनायन और इलेक्ट्रॉन्स उस कुचालक को अगर हाई विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी पोजीशन से। तो उन्हीं के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इन आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन, मतलब अपने स्थान से थोड़े सरक जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। और ऐसे कुचालक माध्यमों को परावैद्युतिकी या परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। मतलब इस तरह के जो कुचालक हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं, जिन पे हाई विद्युत क्षेत्र लगाने पे प्रभाव पड़ता है, और इस तरह के माध्यम को परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। इस परावैद्युत माध्यम को समझने के लिए अपन यहाँ देखें कि जो कूलाम का नियम है वो F समीकरण 1 जो मैंने लिखी है, जिसके द्वारा बताया है, यहाँ जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहलाती है, जहाँ जो स्मॉल r है दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को बताता है। परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति को परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और परावैद्युतांक को एप्सिलॉन और r साइड में सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख देते हैं, जिसका मान =ε/ε0, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है, जैसा कि यहाँ समीकरण 2 में मैंने बताया है।
इस परावैद्युतांक का दूसरे रूप में आपेक्षिक विद्युशीलता भी कहते हैं। कभी कभी इसको कई किताब वाले आपेक्षिक विद्युशीलता, इसका मतलब एक ही है। और कई जगह आपको विशिष्ट प्रेरकत्व धारिता का लिखा हुआ भी शब्द मिल सकता है, जिसका मान भी परावैद्युतांक ही है। तो तीनों शब्द एक ही स्थिति को बताते हैं, एक ही चीज़ को बताते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है छात्रों। इस टेबल में ऊपर तो लिखा है पदार्थ और नीचे है परावैद्युतांक, जो अपने नॉर्मली अधिकतर न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए अपने को। जैसे निर्वात है, वैक्यूम के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, वायु के लिए भी लगभग 1 होता है, 1.0059। मोम के लिए प्रैक्टिकली परावैद्युतांक सेकेंड ईयर में जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो इसकी वैल्यू निकलवाई जाती है, जिसका मान 2.1 आता है। चूंकि ये विमाहीन राशि है इसलिए कोई विमा नहीं आती इसकी। कांच ग्लास के लिए 5 से 10, लकड़ी के लिए 2.5 से 80 तक हो सकता है, 8.0 तक। लकड़ी का अगर अपन निकाल लें तो 8.0 तक हो सकता है। और पानी के लिए 87.8 से लेके 80.1 डिग्री, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं पानी को तो 87.8 आएगा उसका परावैद्युतांक, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा 80.1 आएगा। तो इस तरह से अपन ने देखा कि एक्चुअली में ये जो परावैद्युतांक है या परावैद्युत माध्यम है, ये कुचालकों या इंसुलेटर से संबंधित है और उसके अंदर ही उत्पन्न होता है। अब बात आती है कि इनके इंसुलेटर्स के अंदर अपन ये भी जानते हैं छात्रों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बनता है, और प्रत्येक अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उदासीन परमाणुओं के जो कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थापन हो जाता है, जो पदार्थ की कुल आवेश वितरण व्यवस्था को भी परिवर्तित कर देता है। और इसके फलस्वरूप परावैद्युतांक माध्यम के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अत्यधिक तीव्रता, कौन सी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की। क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मूल अणुओं से पृथक हो जाते हैं और पदार्थ जो है एक्चुअली में चालक भी बन जाता है। अधिकतम विद्युत क्षेत्र परावैद्युतांक पदार्थ सहन कर सकता है, उसे पदार्थ की परावैद्युतांक सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने यहाँ बताया भी है। क्या होती है परावैद्युतांक सामर्थ्य? वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो परावैद्युतांक पदार्थ सहन कर सकता है ना, जब तक वो परावैद्युतांक बना रहता है। और ज़्यादा लग गए तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन्स या बाहर हो जाएंगे या वो चालकता की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फेयर पर वायु के लिए इसका मान जो होती है वो 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर के रूप में बताया जाता है। अब इसमें मैं बात करूं छात्रों आपको कि दो चीज़ होती हैं, एक तो जो कि इससे रिलेटेड है अध्रुवीय परमाणु, और एक होता है ध्रुवीय परमाणु। अध्रुवीय परमाणु क्या होता है? ऐसे जो परमाणु अपन जानते हैं कि एक्चुअली में नाभिक सेंटर में होता है और धनावेश सारा सेंटर में होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। तो ऐसा विचार किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का एक अभ्र, एक बादल सा बना रहता है, और उसका एक सेंटर होता है। वो सेंटर और धन आयन जो सेंटर में बैठे हुए हैं नाभिक में, उनका सेंटर अगर कॉन्साइड हो रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस प्रकार के जो भी परमाणु हैं उनको अपन अध्रुवीय परमाणु के रूप से या नॉन पोलर एटम के रूप से जानते हैं। और इन अध्रुवीय परमाणु की एक विशेषता होती है इनका कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है, 0। जैसे मैंने यह बताया कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक P1 का एक P1 अगर इसके अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण है और टोटल निकालें तो टोटल का मान अपन 0 बताते हैं। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इस तरह के ये जो अपने पास परमाणु हैं इनके, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अध्रुवीय परमाणु। लेकिन इसके उल्टा दूसरे केस में देखें अपन कि अगर हाई विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद ये जो इनका सेंटर है, कोई किसका सेंटर, इलेक्ट्रॉन अभ्र, ये है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है इसका सेंटर, और जो धन आवेश का जो सेंटर है या नाभिक का जो सेंटर है, दोनों में आपस में कुछ डिस्टेंस उत्पन्न हो जाती है, कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का ये जो अणु है, ये जो है
अणु या परमाणु जो है वो ध्रुवीय अणु कहलाता है। और इसके अंदर ये अपन देखें, ये जो ध्रुवीय अणु है इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है कुछ ना कुछ। जैसे H2O का द्विध्रुव आघूर्ण 6.2 × 10⁻³ कूलाम मीटर। इसी तरह अमोनिया है NH3 का 5, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये ध्रुवीय अणु कहलाते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ एग्जिस्ट करता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल इसका भी दिया है H2O का, जिसके बीच में 105 डिग्री का एंगल बन रहा है और दो अपने पास H2O के अंदर P1 की जो डायरेक्शंस है वो भी मैंने यहाँ डिफाइन की है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में कि अणुओं में जो विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन है वो अणुओं की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में किया जाता होता है कि वो ध्रुवीय अणु है या वो अध्रुवीय अणु है। तो इसमें आगे अगर अपन देखें कि इसी के आधार पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुक्त तथा बंद आवेशों से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त और बंद आवेशों में मैं बताया कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, जैसे धातुएं हैं, उन पदार्थ के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बाउंडेड होते हैं। सामान्य ताप पे ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा बंधन मुक्त वो हो जाते हैं। कौन? लूजली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बंधे हुए। और ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर मुक्त रूप से एक यादृच्छिक या एक रैंडम गति करते रहते हैं, लेकिन पृष्ठ पर धन आयनों के कारण उत्पन्न विभव रोधिका के कारण चालक के वो बाहर नहीं निकल पाते रहते। चालक के अंदर रह के वो फ्रीली घूम रहे हैं, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं लग रही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या बोलते हैं? मुक्त आवेश के रूप से जानते हैं और कहते हैं। और इनके द्वारा ही चालन में धारा का प्रवाह होती है। इन ठोस चालकों में आयनों या धनावेशों की माध्य स्थिति एक्चुअली में स्थिर रहती है। जब किसी चालक पदार्थ की सिरों के मध्य अगर कोई बैटरी जोड़ दी जाए, जैसे यहाँ चित्र सेकंड में मैंने बताया है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर एक बल अनुभव करते हैं और जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति संशोधित हो जाती है और एक धारा प्रवाह मिलने लगता है, या अपवाह धारा बहने लगती है। और आवेश के इस प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इस प्रकार ये देखा जाता है कि अपघट्यों के गोलों में धारा प्रवाह मुक्त धन एवं ऋण आयनों के कारण तथा अर्धचालकों में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों या कोटरों, जिनको कि अपन होल भी कहते हैं, उनके कारण जो है प्रवाहित होती है। छात्रों, विद्युत रोधी या कुचालकों में संयोजी जो इलेक्ट्रॉन प्रबल बल से परमाणुओं से बंधे रहते हैं, इन पर तीव्र विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन अत्यल्प संख्या में मुक्त हो पाते हैं। इस कारण इनमें आवेश वाहकों का अभाव होता है, जिससे धारा प्रवाह नहीं हो पाता। इन विद्युत रोधी पदार्थों की एक विशेषता भी होती है कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके अणु या परमाणुओं में धन व ऋण आवेश वितरण प्रभावित होता है। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विस्थापित हो जाता है। ऐसे पदार्थों के अंदर धन व ऋण आवेश परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, परंतु पदार्थ के विपरीत पृष्ठों पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश प्रकट होते हैं। अर्थात पदार्थ के छेद की दिशा में दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश तथा इसके विपरीत पृष्ठ पर समान मात्रा में ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। छात्रों, इन्हीं प्रेरित आवेशों को बदावेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आवेश छेद के कारण त्वरित गति करने में समर्थ नहीं होते हैं। कुचालकों से विद्युत छेद के हटाने पर परिणामी प्रेरित बद आवेश जो है लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये 2-3 टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं और ये अपने एग्ज़ाम में एक 1.5 नंबर के पूछे जाते हैं, उनको कंबाइन करके 3 नंबर का 3.5 नंबर का क्वेश्चन जो है बना दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे।